ठीक है, ये मत करना बेटा, नहीं पुलिस वाला पहले डंडा मारेगा तुमको। चल बे, बड़ा आया राइट, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पूछना इसका। आर्टिकल 22 क्या पढ़ लें, थोड़ा बहुत हमको सिखा रहे हैं। चलो तुमको थाने में बताते हैं वो क्यों अरेस्ट किया। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आते हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट होते क्या हैं, तो फंडामेंटल राइट आर सेट ऑफ लीगली एनफोर्सेबल राइट, यानी कि कानूनी रूप से लागू किए जाने वाले योग्य अधिकार हैं। दे आर फंडामेंटल फॉर अ लाइफ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अगर किसी इंसान को विद डिग्निटी जीना है, ठीक है, जीना एक अलग चीज़ होती है, जी तो जानवर भी रहे हैं, ठीक है, सांड गाय भैंस ये सब भी टहल रहे हैं रोड पे, ले जी तो ये भी रहे हैं, लेकिन क्या वो डिग्निटी से जी रहे हैं? तो ह्यूमंस को डिग्निटी वाली लाइफ जो है यहाँ पर इंश्योर करता है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं। सो दे आर अ सेट ऑफ लीगली एनफोर्सेबल राइट्स। सेलिएंट फीचर्स क्या हैं इनके फंडामेंटल राइट के, कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये निरपेक्ष नहीं है, लेकिन उनकी सीमाएं हैं, बट हैव लिमिट्स, यानी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि तुमको बोलने का अधिकार है तो तुम अंट संट कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी एलिगेशंस लगाया जा रहा है, किसी पे बेसलेस एलिगेशंस लगाया जा रहा हो, किसी को गरियाया जा रहे हो, जबकि उसका कोई तथ्य है ही नहीं। आप बोलो, लेकिन तथ्य पे बोलो, सही होना चाहिए वो। अगर आपने किसी की छवि को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी तो वो फिर आपके खिलाफ केस कर सकता है सामने वाला। तो फिर आप ये दुहाई नहीं दे सकते हैं कि नहीं 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 ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स कम विद अ स्टार मार्क विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। सो वी कांट से कि दे आर एब्सोल्यूट, दे डू नॉट हैव एनी लिमिट्स, बिकॉज दे हैव लिमिट्स, उनमें है लिमिट्स। दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट, ऐसा नहीं है कि इनको कभी ख़त्म किया ही नहीं जा सकता है, पवित्र है, स्थायी, इनको कभी हटाया नहीं जा सकता है, इनको कभी कि भाई टेम्पररी या फिर परमानेंट तरीके से इनको हटाया नहीं जा सकता, किया जा सकता है, हटाया जा सकता है इनको। जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे हम देखते हैं, जब आपातकाल लगता है, आपातकाल भी जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे 3 तरीके के होते हैं। तो उसमें जो नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, उस टाइम पे ये एक एक्सेप्शन है कि 20 और 21 को छोड़ के सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हो जाते हैं, किए जा सकते हैं। ये स्वभावतः न्यायोचित हैं, यानी कि आप कोर्ट जा सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा। तो 12 में लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ना शुरू करते हो 14 से, तो वहाँ पे हर जगह स्टेट 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 लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ पे पहले ये बता दिया गया है कि भाई स्टेट का मतलब क्या है। तो स्टेट का मतलब इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप? गवर्नमेंट चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, लेजिस्लेचर चाहे वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो। अब लेजिस्लेचर का मतलब होता है, मैंने पहले बताया था, विधायिका जो कानून बनाती है। कानून हमारी संसद भी बनाती है, कानून हमारा राज्य का विधानमंडल भी बनाता है। तो चाहे वो पार्लियामेंट हो देश का, या स्टेट का लेजिस्लेचर हो, या यूनियन गवर्नमेंट हो, या स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर चाहे कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, कोई भी, जैसे पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, ये इवन जो पब्लिक बॉडीज़ हैं, पब्लिक बॉडीज़ जैसे कि LIC हो गई, ONGC हो गई, ये सारी संस्थाएं भी स्टेट के तहत ही आती हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य का विधानमंडल, केंद्र का विधानमंडल, पंचायत नगर पालिका नहीं, लोकल बॉडीज़, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जैसे LIC, ONGC, ये सब भी स्टेट के तहत आती हैं। ठीक है, वो बात अलग है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि BCCI जो है, BCCI वो स्टेट में नहीं आती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे मैं एक चीज़ स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, एंड दैट इज़ कि जनरली जब क्वेश्चन आता है तो कि भाई स्टेट में कौन कौन आता है, तो जनरली ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है इसमें। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें स्टेट में आती हैं। अनलेस एंड अनटिल की आर वेरी श्योर कि भाई नहीं ये होगा ही नहीं, तो ही आप उसके साथ मत जाइएगा। लेकिन आपको डाउट है कि यार होगा नहीं होगा, तो गो विद ऑल ऑफ द अबव, जनरली सही होता है वो। अब जैसे BCCI आ गया, आपको पता है BCCI तो स्टेट नहीं है, तो फिर ऑब्वियस सी बात वो नहीं होगा, तो फिर आप ऑल ऑफ द अबव मार्क नहीं करेंगे। लेकिन जनरली जितने भी UPSC के किसी भी पेपर में क्वेश्चन आए, जनरली ऑल ऑफ द अबव ही देखने को मिला है, चाहे SSC में है। अभी हम आते हैं आर्टिकल नंबर 13 पे, अनुच्छेद नंबर 13 में, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून। 12 में तो हमने देख लिया स्टेट का डेफिनेशन है, 13 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कानून अगर इस तरीके का बनता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उनका अपमान करता है, उनके साथ असंगत है, मतलब यह है कि उनके साथ मेल नहीं खा रहा है, उस कानून को
क्वैश किया जा सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है किसके द्वारा? बाय द जुडिशरी, न्यायपालिका के द्वारा। सो एनी लॉ made before the commencement of the constitution shall be declared null and void and by the judiciary if it violates the fundamental rights। अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसको null and void डिक्लेयर किया जा सकता है। लॉज इंक्लूड एनी जो कि फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता है, मौलिक अधिकारों से असंगत है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द जुडिशरी। दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल नंबर 368। राइट टू इक्वालिटी में 5 अधिकार हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 5 अधिकार हैं। तो 14 हम देख रहे हैं, 14 में 2 अधिकार हैं, मतलब 2 इसमें पूरा अगर इसको पढ़ूँ तो है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। मतलब क्या है? मतलब समझो, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून के समक्ष समानता। नो वन इज अबव द लॉ, कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के सामने हर कोई समान है, ऐसा इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है। नो वन इज अबव द लॉ एंड किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिली हुई है, ठीक है। नो वन हैज़ स्पेशल प्रिविलेज, ये बोलता है आपका आर्टिकल नंबर 14 का इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड इक्वल प्रोटेक्शन, ठीक है, नो स्पेशल प्रिविलेज भी नोट कर लो। और ये चीज़ है, ये कहाँ से डिराइव हुई है? प्रिविलेज। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एवी डाइसी करके एक थे ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का, जो ये बोलता है कि कोई आर्बिट्ररी पावर नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि गवर्नमेंट जो कुछ भी जो मन आए वो करे, ठीक है। किसी को पनिश तभी किया जा सकता है जब उसने लॉ को ब्रीच किया हो। तो रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से डिराइव्ड है, जो कि एवी डाइसी ने दिया था, जो कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, यानी लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब क्या है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक का? मान लेते हैं ये कोई गरीब आदमी है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कोई अंबानी अडानी टाइप है ये, ठीक है। मान लेते हैं ये कॉमन मैन है, ये अंबानी अडानी टाइप है। इसकी सैलरी कितनी होगी? महीने की 40,000 मान लेते हैं, ठीक है। ये है अंबानी अडानी, घंटे की इनकम 40,000 से ज़्यादा होगी। अब मान लो ये दोनों गए रोड पे, ठीक है, और इन्होंने ट्रैफिक वॉलेशन किया कुछ, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स का वॉलेशन किया। तो अब इससे बोला गया इस बंदे से, चल भाई 40,000 भर दे जरा जल्दी से, और इनसे भी बोला गया 40,000 भर दे जल्दी से। अडानी भी लाइक ले चल 50,000 ले, 10,000 की मौज करना जा। ये भाई साहब की पूरी 1 महीने की सैलरी उड़ जाएगी उसमें। तो क्या ये जायज़ है कि हम दोनों को यहाँ इक्वल ट्रीट करें? क्या यहाँ इक्वालिटी को इंश्योर करेगी? कायदे से तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ इनइक्वालिटी होनी चाहिए, तभी इक्वालिटी हो सकती है। समझ में आ रही बात? तो वही है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, या फिर लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, या फिर सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ, मतलब ऐसे समझो कि हम यहाँ पर इन दोनों को सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि तुम 1 लाख का जुर्माना भरो, और इससे बोल सकते हैं कि तुम 10,000 20,000 का जुर्माना भरो, इनकी कंडीशन को देखते हुए। तो उस केस में ये वाला बंदा अंबानी अडानी ये नहीं बोल सकता है कि नहीं नहीं ये तो इक्वालिटी का, राइट टू इक्वालिटी का वॉलेशन है, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यही चीज़ बोलता है कि इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, इन दोनों के सर्कमस्टांसेस इक्वल नहीं है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अब मान लो कि ऐसा ही कोई है एक बंदा जिसकी इनकम मान लो 50,000 है महीने की, वो जाता है और उससे बोला जाता है, इससे क्या बोला गया कि तुम 10,000 भर दो, इससे बोला गया 15,000। नाउ ही कैन से कि भाई ये क्या हो रहा है, हम तो ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट टू इक्वालिटी का वॉलेशन है कि उसको 10,000 बोला जा रहा है, इसको 15,000 बोला जा रहा है। ऐसा क्यों, जबकि ऑलमोस्ट इक्वल है? अभी तुम ये मत उसमें लगाना कि उसकी 40,000 इसकी 50,000, ठीक है, ठीक है। तो इतना कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि ये वाले ग्रुप के लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। अब मान लो अंबानी जी ने किया, ठीक है, तो इस तरीके के लोग जो अमीर लोग हैं उनको हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। मतलब जिस तरीके के लोग हैं उनको आपस में इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन उनको हम बाकी दूसरे ग्रुप से इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, जो कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ को दिखाया, सबको सेम साइज़ का स्टूल दिया, लेकिन बेचारे के लिए तो अभी भी कुछ मतलब का है नहीं।
तो हमने क्या किया, इसको कोई स्टूल नहीं दिया, इसको स्टूल दे दिया, इसको सबसे बड़ा स्टूल दिया। ये रो नहीं सकता है कि हमें क्यों स्टूल नहीं मिला, ये नहीं बोल सकता है कि इन दोनों को स्टूल क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला, या फिर ये नहीं बोल सकती कि इसको इतना बड़ा स्टूल क्यों मिला। क्यों? सो दैट कि सारे मैच देख सकें, इसलिए वो ज़रूरी था। ठीक है, इसकी हाइट का कोई बंदा अगर उसको स्टूल मिल जाए तो ये ज़रूर बोल सकता है कि उसको क्यों मिल गया। तो समझ पा रहे होंगे आप क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ये आगे बढ़े 15 पे आते हैं। 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट, ये मतलब इन जनरल लाइन है, वो डेफिनेशन आपको ये याद करना है। देन इसके अंदर में क्लॉजेज हैं 15 क्लॉज 1, 2, 3, 4 जिनको हमें पढ़ना है। 15 क्लॉज 1 बोलता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। केवल यहाँ पर शब्द लगा हुआ है, ओनली वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, दैट मीन कि किसी और ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो बस इस ग्राउंड में नहीं हो सकता, रिलीजन यानी धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन? स्टेट। स्टेट का मतलब समझ गए आप, आर्टिकल नंबर 12 में जो लिखा हुआ है। 15 क्लॉज 2, नो सिटीजन शैल ऑन दीज ग्राउंड यानी कि जो ऊपर लिखे हुए हैं be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurant, hotels and places of public entertainment, the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state fund। जो भी अगर कोई दुकान है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है, पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेस है जैसे सिनेमा हॉल, तो वहाँ पर किसी को घुसने से इसलिए मना नहीं किया जा सकता है कि क्योंकि वो किसी धर्म से नहीं है, या फिर वो किसी धर्म से है, किसी पर्टिकुलर कास्ट का नहीं है, फिर कास्ट का है तो उसको एंट्री देने से मना किया सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट में है, समझ रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो है 15 क्लॉज 2 का जो आप देख रहे हैं एक्सेस टू शॉप, क्योंकि मान लो कोई दुकान है, दुकान वाला बोल दे अच्छा तुम SC कम्युनिटी से हो, ST कम्युनिटी से हो, हम तुमको एंट्री नहीं देंगे, तो वहाँ पे भी इसका वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट का। वहाँ पे ये नहीं बोल सकता दुकान वाला कि हम स्टेट में थोड़ी ना आते हैं। ठीक है, स्टेट तो कर ही नहीं सकता है, ये वाला जैसे है ये तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता है। ठीक है, द यूज़ ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड, यहाँ पर मना नहीं किया जा सकता है अगर वो पब्लिक प्लेस है, अगर इस तरीके की है तो। ठीक है, 15 क्लॉज 3 पे आते हैं। द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन। अब देखो जो फंडामेंटल राइट है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। जैसे स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट को कुछ करने से मना किया जा रहा है तो नेगेटिव राइट। यहाँ कुछ करने को बोला जा रहा है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि स्टेट जो है विमेन और चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, और वो आर्टिकल 15 का वॉयलेशन नहीं होगा। अब आदमी ये जाके नहीं बोल सकते कि औरतों के लिए स्पेशल सीट है, ये तो राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन है। ऐसा क्यों? यहाँ पर तो क्या बोलते हैं, सेक्स के बेसिस पे यानी कि जो जेंडर है उसके बेसिस पे वॉयलेशन किया जा रहा है। ठीक है, लिंग पे, लिंग के आधार पे यहाँ पर तो वॉयलेशन है आर्टिकल नंबर 15 का, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि 15 क्लॉज 3 में ये जोड़ा जा चुका है या फिर पहले से एडेड है कि वेमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेट्रो सीट्स रिजर्व्ड होती हैं वेमेन के लिए। ओके, कई बार आप देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें वेमेन के लिए फ्री कर दी जाती हैं कि फ्री बस में राइड, फ्री यहाँ मेट्रो पे राइड, इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। 15 क्लॉज 3 वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, 15 क्लॉज 4 की बात करेंगे। द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ SC एंड ST। देन आते हैं 16 पे। 15 हमें डिस्क्रिमिनेशन या स्टेट को या फिर इंडिविजुअल्स को डिस्क्रिमिनेशन करने से मना कर रहा था। 16 की बात करें, इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। यानी कि जो रोजगार के मामले हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के मामले हैं, वहाँ पे अवसर की समानता होनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। ये है 16। इसमें भी आपको डिफरेंट क्लॉज देखने को मिलेंगे। जैसे पहला है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो जैसे कि हमने 15 में ये बेसिक लाइन देखी थी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है इन ग्राउंड में, वैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सबके लिए समानता होनी चाहिए। बस जब लोक नियोजन में अवसर की समानता, सिंपल। लोक नियोजन में का मतलब ये है कि जब सरकारी कोई नौकरी निकलेगी उसमें सबको समान अवसर होने चाहिए।
क्लॉज 2 बोलता है कि इन ग्राउंड में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और यहाँ पे डिसेंस और रेजिडेंस, इन बेसिस पे किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अगेन यहाँ पे भी ओनली वर्ड है, इसका मतलब है किसी और ग्राउंड में हो सकता है। डिसेंस का मतलब ये होता है कि आपका फैमिली का लीनिएज, कि आप इस फैमिली से आते हैं, कि भाई आप जैसे आपके पापा के पापा के पापा के पापा ये थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था आज़ादी के उसमें, तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर इक्वालिटी नहीं मिलेगी एम्प्लॉयमेंट में। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती। तो डिसेंसी का मतलब ये होता है। 17 ये बहुत ही आसान है, ये अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। द स्टेट and any private individual are prohibited from practicing untouchability. The term untouchability has nowhere been defined in the constitution, कहीं भी संविधान में डिफाइन नहीं है untouchability। टाइटल के abolition की बात करता है, ठीक है। उपाधियों का उन्मूलन 17 किसकी बात करता है, ठीक है। ये छूत अछूत जो चलता रहता है, abolition of untouchability। अब ऑब्वियस ही बात है, छुआछूत स्टेट तो करेगा नहीं, है ना। स्टेट तो क्या ही करेगा, स्टेट तो ना के बराबर ही करता है। मेनली तो छुआछूत ये सब जो अनटचेबिलिटी हमें इंडिविजुअल्स के द्वारा देखने को मिलती है ना, कि हम नहीं छुएंगे ये सब। वैसे तो आजकल काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जैसे कुछ अधिकार मैंने आपको बताया ना सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट प्रोवाइडेड है, बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी प्रोवाइडेड है। जो 17 उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। टाइटल की अगर बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 18 अबॉलिश करता है कि जो स्टेट है वो टाइटल नहीं दे सकता है। जैसे पहला क्या होता था, लोगों के टाइटल होते थे महाराजा, राय बहादुर, खाने खाना, इस तरीके के जो टाइटल थे, जो हेरिडिटरी टाइटल्स थे, उनको एबॉलिश करना मेन पर्पस था आर्टिकल 18 का, कि ये कोई नहीं ना तो स्टेट दे सकता है ना कोई ले सकता है अपने से, ना तो कहीं फॉरेन से कोई टाइटल ले सकता है। तो नो टाइटल अदर दैन बीन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। स्टेट कोई भी टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता अदर दैन मिलिट्री और एकेडमिक, यानी कि सैन्य और शैक्षणिक उपाधि दी जा सकती है, जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल, शैक्षणिक में आ जाएगी डॉक्टर, इंजीनियर। तो अगर कोई अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहा है, इंजीनियर लगा रहा है, तो दैट डज नॉट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 18, क्योंकि उसको हेरिडिटरी नहीं, उसको पुश्तैनी नहीं मिला है, उसने उसको कमाया है, उसने उसको अपनी मेहनत से एकेडमिक डिस्टिंक्शन हासिल किया है, तो वो आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो टाइटल होते हैं महाराजा, राय बहादुर, ये सब नहीं लगा सकता है कोई, ठीक है। नो सिटीजन इन इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। कोई किसी फॉरेन कंट्री से भी अगर कोई टाइटल मिला तो वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको। देन स्टार्ट करते हैं हम अपना आर्टिकल नंबर, ये राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले है आर्टिकल नंबर 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल नंबर 19 अभी देख रहे हैं, ठीक है। 19 का क्लॉज 1 है जो ये बोलता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू यानी कोई संगठन, कोई आप यूनिट बना सकते हो, कोई संघ, कहीं पे भी आप जा सकते हो। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का आपको अधिकार है। ई टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है। जी टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कोई पेशा अपनाना या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करना, ये भी आपका अधिकार है। तो 19 क्लॉज 1 में ये आपको कितने अधिकार मिले हुए हैं? 6 अधिकार मिले हुए हैं। अब आते हैं 20 पे। 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आपने अपराध कर दिया है, ठीक है, आपने अपराध कर दिया, आपके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। जब आपके खिलाफ ट्रायल चल रहा है तो आपके पास क्या अधिकार है? पहला, नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉ, कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं। नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर दैन द प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इन फोर्स व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। बहुत सिंपल टर्म्स में समझो, तुमने आज कोई क्राइम किया, तुमने आज कोई जुर्म किया, क्राइम किया, उसके लिए सजा है 2 साल, ठीक है। ट्रायल चल रहा है। उसी दौरान मान लो कि आज से हफ्ते भर बाद एक रूल बनता है उसी सेम क्राइम के लिए जो तुमने किया है, जिसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान था। हफ्ते भर बाद तुम्हारा ट्रायल अभी भी चल रहा है और हफ्ते भर बाद एक लॉ बन गया कि उस सजा, उसके लिए 2 साल नहीं, अब 4 साल सजा होगी। तो आपको 2 साल सजा मिलेगी या 4 साल? 2 साल। जब आपने किसी ने क्राइम कमिट किया है, जब किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है, उस टाइम पे उस क्राइम के लिए जो सजा होगी वही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। एक चीज़ तुम नोटिस करो, यहाँ बहुत ब्यूटीफुल चीज़ लिखी हुई है, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर दैन द प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। स्लैश स्मॉलर तो नहीं लिखा है, मतलब ये है कि अगर कोई कानून कल को ये बन जाए कि नहीं वो जो जिसके लिए 2 साल सजा थी ना, 2 नहीं 1 साल सजा है,
तो एक वाली मिल सकती है, समझे नहीं कि एक ही नहीं तुम अड़ जाओ, नहीं अब तो नया कानून आ गया उसमें तो थोड़ी सज़ा कम हो गई है तो हमारी भी कम कर दो, नहीं, मिल सकती है। ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, लेकिन कम वाला ज़रूरी हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि, और ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि नहीं ज़्यादा वाला नहीं मिलेगा लेकिन कम वाला के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केस में बोला था बस। नो डबल जियोपार्डी, दोहरा संकट नहीं, यानी कि आपको एक क्राइम की एक ही बार सजा मिलेगी। अ पर्सन मस्ट नॉट बी पनिश ट्वाइस और मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्मदोष नहीं। अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और टेस्टिफाई अगेंस्ट वन सेल्फ, यानी कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध जानकारी देने या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बट हैव टू सबमिट ब्लड स्पेसिमेन और थंब इंप्रेशन, यानी लेकिन यदि पूछा जाए तो उसे रक्त का नमूना या अंगूठे का निशान देना होगा। चलो बात है आर्टिकल नंबर 21 पे, अनुच्छेद 21। ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बोरोड फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोरो किया जाता है ये आर्टिकल, नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। इसका मतलब क्या है यहाँ, इसका मतलब ये किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 में ये लिखा है कि किसी को भी उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट, अपवाद है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि अगर लॉ को फॉलो करके, प्रोसीजर को फॉलो करके कोई लॉ बनाया गया है, वो आपके अधिकारों को छीन सकता है। ओके, अभी 21A पे आते हैं। ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है, नहीं शिक्षा की है। 21A, 21 और 22 के बीच में 21A है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसको हमने किसी अमेंडमेंट से जोड़ा होगा, क्योंकि अगर अमेंडमेंट से ना जोड़ा होता, ओरिजिनली पार्ट होता, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में 21 के बाद 22 में जोड़ते हैं उसको। तो इसको 86th अमेंडमेंट यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके थ्रू जोड़ा गया, जहाँ पर 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया। किस तरीके की शिक्षा? प्राइमरी एजुकेशन, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा है उसका अधिकार दिया गया। सेकेंडरी एजुकेशन का अधिकार नहीं है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। 21A ध्यान रखिएगा, 86 अमेंडमेंट 2002 सेट किया गया। आज का आखिरी आर्टिकल अनुच्छेद वो है 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आपको धर लिया गया है, आपकी अरेस्ट हो गई है, तब आपके पास क्या अधिकार है। अब धरा आपको दो तरीके से जा सकता है, या तो आपका प्यूनिटिव डिटेंशन हो सकता है या प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। प्यूनिटिव का मतलब यह है कि आपने क्राइम कमिट कर दिया है, उसके बाद आपको धरा गया है। आप क्राइम कमिट कर सकते थे इसलिए आपको धरा गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इसमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, तो अधिकार अलग अलग तरीके के हैं। अगर किसी ने क्राइम कमिट, मतलब 22 की बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने क्राइम कमिट कर दिया है तो उसके पास क्या अधिकार है। पहला, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको बताया जाएगा, राइट टू इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि उसको अरेस्ट किया क्यों गया है, कारण क्या है। ठीक है, अगर आपको कोई अरेस्ट करे तो आप पूछ सकते हो कि भाई क्यों अरेस्ट किया है। ठीक है, ये मत करना बेटा, नहीं पुलिस वाला पहले डंडा मारेगा तुमको। चल बे, बड़ा है राइट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पूछना इसका। आर्टिकल 22 क्या पढ़ लें, थोड़ा बहुत हमको सिखा रहे हैं, चलो तुमको थाने में बताते हैं वो क्यों अरेस्ट किया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, कोर्ट जो पुलिस है कस्टडी के दौरान कुछ भी मारपीट नहीं कर सकती है। तो राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब ये है, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना भी ज़रूरी है, ताकि वो मजिस्ट्रेट का मतलब वो डिस्ट्रिक्ट में डीएम नहीं, मजिस्ट्रेट का मतलब है जो जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ इसके अरेस्ट को रखो तो ही अरेस्ट को रखा जाएगा, उसको बंदे को रखा जाएगा, नहीं तो 24 घंटे के अंदर उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज नहीं किया है उसके डिटेंशन को तो ठीक है, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और अगर मान ले प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या अगेन, इसमें क्या आपको अधिकार मिले हुए प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो इसमें भी आपको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताए जाने चाहिए, अनलेस कि वो बहुत ही पब्लिक सेंसिटिव, पब्लिक इंटरेस्ट में बड़े सेंसिटिव चीज़ें जो आपको नहीं बताई जा सकती हैं, वही नहीं तो वही आपको बताया जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ। एक तो अगेन आपको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताए जाएंगे कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, ये एक तो बताया जाएगा। देन यहाँ पे भी वही है कि शुड बी ऑफर्ड, यानी कि जिसको अरेस्ट किया गया है ही शुड बी ऑफर्ड या अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, यानी कि वही अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट, वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि वो खुद की बात रख सके,
खुद की वो बात रख सके, तो उसको भी रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाना चाहिए। और तीसरा यहाँ पर जो अधिकार है वो ये है कि उसको 3 महीने से ज़्यादा धरा नहीं जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के ग्राउंड में, क्योंकि उसने क्राइम किया नहीं है, आपको शक था तो ठीक है कर लो कुछ टाइम के लिए, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं। सिर्फ तभी किया जा सकता है 3 महीने से ज़्यादा अनलेस मतलब एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट जजेस अप्रूव्स एन एक्सटेंशन। एक अगर हाई कोर्ट का ये पूरा एडवाइजरी बोर्ड अगर बैठता है तो वो अगर बोले तो उसी को उसी केस में एक्सटेंड किया जा सकता है, नहीं तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड किया जा सकता, ये चीज़ ध्यान रखना है।